नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपातकाल की 50वीं बरसी को याद करते हुए भाजपा कर रही कई आयोजन। लोकतंत्र की हत्या का दिन कहते हुए 25 जून को किया जा रहा याद। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं बिलासपुर संभाग के संगठन प्रभारी अनुराग सिंहदेव पहुंचे रायगढ़ के दौरे पर। आपातकाल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। विकासखंड खरसिया के ग्राम दर्री से आए पालकों ने कलेक्टर से ज्ञापन सौंपते हुए एक महिला सहायक शिक्षिका के तबादले को रद्द करने की रखी मांग। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल की तारीख को भाजपा लोकतंत्र की हत्या के तौर पर याद कर रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या का दिन बताते हुए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई में भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता ली और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1975 में आपातकाल लगाकर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन ये वही पार्टी है जिसने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और देश की संवैधानिक आत्मा का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि वो केवल आरोप नहीं लगाते, कांग्रेस के काले कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना और एक तुलना में तभी बताई देता हूँ, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही आतंकवादी आते रहे, आतंकवादी घटना करते रहे, हमारे देश को लहूलुहान करते रहे, लेकिन एक भी बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ। 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ, तब भी सेना ने कहा था कि सरकार हमें आदेश करें, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब मोदी जी की सरकार है, उरी में आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके दुश्मनों के घर में घुस करके मारने का काम आज भारत करता है। हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पत्रकार साथियों के बीच में, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और सेंसरशिप लगा करके पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज के दिन यानी 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया गया था। हम उसको याद करने के लिए और आपके माध्यम से इस सच्चाई को देश की जनता जाने, ये उनकी 50वीं बरसी है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने हमारे देश को बड़े बड़े दर्द दिए हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर सकती है, ये प्रामाणिकता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 लागू करके उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा था और अनेक ऐसे उनका कृत्य रहा जिसके कारण देश को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। आज हम सब उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को अयोग्य घोषित किया था। 6 साल के लिए उनको कहा गया था कि आप अयोग्य हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने प्रमाण दिया है और आपसे ज्यादा प्रमाण कौन दे सकता है। जब बड़े बड़े पत्रकारों की बिजली की लाइन काट दी गई थी आधी रात को, पत्रकारों को जेल भेजा गया था, हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने प्रामाणिकता के साथ कहा है। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल भेजा गया था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। 50 से भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी यदि ये कहती है कि संविधान बचाओ की यात्रा निकालती है, तो इससे बड़े झूठे कोई हो नहीं सकते जिन्होंने बार बार इस देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया है, जिसने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। ये झूठी यात्रा निकालने वाले लोग हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी किस हद तक की गिर सकती है, ये इतिहास में ये बात दर्ज है। उस काली रात को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा
अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया था, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, मौलिक अधिकार का हनन किया गया था और पत्रकारिता को, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, सेंसरशिप लगाया गया था। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यह केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला दिया गया 12 जून को, उनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको 6 साल के लिए पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। तब पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देकर के जनता के बीच में आना चाहिए था। उन्होंने आज के ही दिन, यानी आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर, देश की लोकतंत्र की हत्या किया था। उसी को याद करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में बड़े बड़े दर्द दिए हैं, इस देश में बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने बार बार इस संविधान की हत्या की है, वो संविधान बचाने की यात्रा, झूठी यात्रा निकालते हैं। देश के लोगों को यह बात बहुत से अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच में किसी हद तक गिर सकती है और उन्होंने अपने कर्मों से बताया है कि बार बार इस देश की आत्मा को, इस देश के लोकतंत्र को, न्यायपालिका को, पत्रकारिता को जेल में डाल करके उन्होंने बार बार इस देश के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का काम किए हैं। ये आज की भारत है, ये वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। देश के हर नागरिक और विश्व में यदि कोई देश सुरक्षित है तो यह भारत देश है। आज कोई भी आतंकवादी हमारे तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता, और यदि देखता है तो ये वो भारत है जो घर में घुस करके मारता है। उधर भिलाई जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश में जिस तरह का दमन किया गया वो भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय था। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर होने का उन्होंने आरोप लगाया। पांडे ने कहा कि आज कांग्रेस खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही है। उनके नेता प्रतिपक्ष ये तक नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले आपसी मतभेद सुलझा लेना चाहिए, उसके बाद लोकतंत्र पर बात करनी चाहिए। दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को लोकतंत्र का रक्षक बताते हुए कहा कि आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी, पारदर्शिता के साथ सुशासन की मिसाल पेश की। हमने शुरुआत करी है। कांग्रेस पार्टी ने जिन विषयों को बार बार कहा उसमें से कुछ हुआ नहीं, और अभी उनकी लड़ाइयाँ आपस में ही चल रही हैं। आपस में वो अपने विषयों को स्पष्ट कर लें तो बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष किसके साथ में सेट है, क्यों नहीं बोलते हैं? ईडी का भी लगातार विरोध होता रहा है, कांग्रेस करते रही कि बीजेपी जो है दुरुपयोग करती है ईडी जितने भी जांच एजेंसियां हैं। इमरजेंसी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो उनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं बिलासपुर भाजपा के संगठन प्रभारी अनुराग सिंह देव रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद अनुराग सिंह देव ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला, न्यायपालिका की निष्पक्षता को प्रभावित किया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। ये भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा आघात था। अनुराग सिंह देव ने कहा कि तानाशाही सोच अब भी जीवित है, केवल उसके तरीके बदल गए हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में संविधान के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वो हमला कांग्रेस ने किया था बाबा साहब के संविधान के ऊपर। और उस संविधान के अनुच्छेद 352 में जिसमें ये प्रावधान है कि देश में जब युद्ध स्थिति होगी, जब बाह्य शक्तियों से सामरिक खतरा होगा, ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया जा सकता है। उस समय सिर्फ राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए देश के ऊपर आपातकाल लागू किया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को बंदी बना दिया गया और देश भर में लाखों लोग जेल के सलाखों के पीछे निरुद्ध कर दिए गए।
जिसमें रायगढ़ के भी 80 से ज़्यादा लोग शामिल थे, जिसमें संघ के, आरएसएस के, विद्यार्थी परिषद के, हमारे जनसंघ के, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार, ऐसे सभी वर्ग के लोग थे। उनमें से आज हमारे बीच में उपस्थित है सुगंध प्रसाद जी फरमानिया, जो उस समय आपातकाल में निरुद्ध थे, बंद थे। अब आप सोचिए किस प्रकार की परिस्थिति थी जब उनकी सुनवाई जमानत के लिए कोर्ट में भी नहीं हो सकती थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी समाप्त था। तो ऐसे सभी परिस्थितियों में जब उनके सुनने वाला ना पत्रकार था, ना प्रेस था, ना कोर्ट था, ऐसे परिस्थितियों में लोग ब्लाइंडली लगभग 19 महीने तक जेल के सलाखों के पीछे रहे हैं। ये कांग्रेस का सत्ता के लिए सबसे बड़ा हमला देश के संविधान के ऊपर था। कांग्रेस ने निशाबंदियों का जो पेंशन था बंद कर दिया था। कांग्रेस तो इस आपातकाल को थोपने वाली पार्टी है, तो वो उनको कहाँ से लगेगा कि निशाबंदियों को सम्मान करना चाहिए। उनका डेमोक्रेटिक हितों का अवहेलना हुई, उनको लगता नहीं था। और इसलिए उस समय जो पेंशन बंद थी, नई सरकार फिर से जब बनी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उन्होंने वो जो बची हुई पेंशन है उसको लागू कर दिया। अब सभी को पेंशन दिया जा रहा है। विकासखंड खरसिया के ग्राम दर्री से आए पालकों ने मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर प्राथमिक शाला दर्री की सहायक शिक्षिका परमेश्वरी डनसेना के तबादले को लेकर विरोध दर्ज करवाया। पालकों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि परमेश्वरी डनसेना बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाती हैं और उनके पढ़ाने के तरीके से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में स्पष्ट सुधार देखने को मिला है। पालकों का कहना है कि शिक्षिका परमेश्वरी डनसेना का नाम अतिशेष शिक्षकों की सूची में नहीं है। इसके बावजूद उन्हें अन्य विद्यालय में पदस्थ किया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वे सभी पालक उनके कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं और नहीं चाहते कि उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। गांव वालों का ये भी कहना है कि यदि उन्हें दूसरे विद्यालय में भेज दिया गया तो वर्तमान में जो शैक्षणिक सुधार दिख रहा है वो ठप हो जाएगा और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पालकों ने मांग की है कि शिक्षिका परमेश्वरी को प्राथमिक शाला दर्री में ही यथावत पदस्थ रहने दिया जाए। जनदर्शन में उपस्थित पालकों ने कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर तत्काल उचित निर्णय लेने की अपील की है, ताकि बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहे और ग्रामीणों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था पर बना रहे। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ग्राम पंचायत दर्री में, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों पढ़ते हैं वहाँ। 3 टीचर हैं, एक का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक शिक्षिका का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो जाएं, क्योंकि बच्चों से उनका लगाव हो गया है और अच्छा पढ़ाते हैं। वो तीनों टीचर हैं, तो हमारे बच्चों का पढ़ाई स्तर भी सही है। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि वो टीचर जाएं यहाँ से, क्योंकि 5-5 क्लास है, बालवाड़ी को मिला के 6 क्लास हो गया। तो 2 टीचर कैसे, बताइए ना, कैसे पढ़ाएंगे? 18 पीरियड हो रहा है। आवेदन दिए हैं कलेक्टर सर को, तो हो जाएगा बोले हैं। अब देखिए अब क्या होता है, ये उम्मीद से आए थे हम लोग कि हो जाएगा बोल के। देश भर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी जहां संविधान हत्या दिवस मना रही है, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में असली आपातकाल तो आज लागू है, वो भी बिना घोषणा के। मीडिया से बातचीत में दीपक बैज ने कहा कि आज संविधान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना। उन्होंने कहा कि अगर ये आपातकाल नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है, लोग खुलकर बोल भी नहीं सकते। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रायपुर और बस्तर में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। उन्होंने गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देने की भी सलाह दी। आज मुंगेली का दौरा है। मुंगेली जिला में जो 10,463 स्कूल बंद हुए प्रदेश में, उसके खिलाफ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार न्याय यात्रा के माध्यम से प्रदर्शन कर रही है। तो उसको लेकर आज डीओ ऑफिस का घेराव है। न्याय यात्रा के माध्यम से डीओ ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, उसके लिए आज हमारा मुंगेली दौरा है। साथ ही 7 जुलाई को किसान जवान संविधान जनसभा की घोषणा के बाद हमारे सभी नेता कार्यकर्ता उत्साह में हैं
कि रायपुर में एक बड़ी जनसभा होगी और उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से इस 1.5 साल की सरकार में प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। इसलिए कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता में आक्रोश है। ऐतिहासिक जनसभा होगा, इसकी तैयारियां पार्टी जोर शोर से कर रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे, पूरे प्रदेश में खेती किसानी का सीजन जोरों पर चल रहा है और सरकार को लगातार आगाह करने के बाद भी ये सरकार किसानों के लिए खाद बीज नहीं उपलब्ध करा पा रही है। डीएपी पूरी तरह से कमी है, किसान परेशान है, जाए तो जाए कहां। और ये डबल इंजन की सरकार बड़ा दम्भ अपने आप को भरती थी, लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आते हैं, रायपुर दौरे पे आते हैं और डीएपी कमी किसानों के लिए एक शब्द बोलकर नहीं जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए इस किसानों के लिए बड़ी लड़ाई फिर से कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, जो कि आज 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सोसाइटियों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज से शुरुआत करेंगे, ताकि किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ सके। और इस बार भी जब वो आएंगे अपना भाषण देंगे तो फिर से बीजेपी के जीत के जो बात है वो खुल जाएगी। अब अजय चंद्राकर जी के पास कोई तो काम है नहीं, बेरोजगार बैठे हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी में अपनी नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानें दे रहे हैं। और हम लोग तो सुने आजकल कॉफी हाउस में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अजय चंद्राकर ये भी कह रहे हैं कि आज के महीने कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या करना डीएनए में शामिल है। वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के बारे में बताना जरूरी है। ये भी कहा है कि सत्ता में आने के लिए यदि कांग्रेस माफी मांगती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तो आज मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में स्थापित है, केंद्र में 11 साल हो गए, ये चुने हुए सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई, आईटी भेजना, जेल भेजना, तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप छीनना, इस सरकार में कोई खुलकर बोल नहीं सकता, वीडियो फोटो बना नहीं सकता, मतलब इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की उदाहरण दे तो राज्यपाल जाकर जिलों में बैठक करना, तो ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तो अपनी नौटंकियां करना बंद करे। आप लोगों के संगठन पर बिल्कुल, देखिए मैम लोग शुरू से इस चीज़ को कहते आ रहे हैं और कल की घटना है कि रायपुर में तो लगातार मर्डर हो रहे हैं, बस्तर में भी लगातार 5 दिन में 5 हत्याएं हुई है। आप कल शक्ति जिले के देखेंगे तो भयानक वीडियो आया है। मतलब इस सरकार में कानून नाम का चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गृह मंत्री पूरी तरह से फेल है। अगर नैतिकता थोड़ी बहुत भी है तो मैं समझता हूँ उन्हें तो विभाग छोड़ देना चाहिए। अगर कोई ठीक ठाक काम कर सकता है तो विभाग उन्हें दे देना चाहिए। ये उनकी बस की बात नहीं है, 1.5 साल में देखने को मिला है। इसलिए हम कहते हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई सुशासन नहीं, बल्कि पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है।
और इस सरकार का कोई माई बाप नहीं है। सर एक सवाल अगर बस्तर में करने की बात सरकार कह रही है, आपको क्या लग रहा है जैसे स्थिति अभी बस्तर में सफल हो पाएंगे सरकार? देखिए, ये बस्तर में करे या सरगुजा में करे या जसपुर में करे, क्या फ़र्क पड़ना है? ये कुछ नहीं। देखो, अपने आप को ब्रांडिंग तो कर रहे हैं लेकिन सफल हो नहीं पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसी कोने में कर ले या मुंबई जाके कर ले, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुका है। थैंक यू। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सूटकेस के भीतर युवक की लाश मिलने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी अंकित उपाध्याय पेशे से वकील और उसकी पत्नी का नाम शिवानी शर्मा है। गौरतलब है कि 23 जून को डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में स्टील ट्रंक के अंदर सूटकेस में बंद एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। जांच में पता चला कि 5 दिन पहले ही आरोपियों ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट में 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने तीसरे दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद महिला समेत 2 पुरुषों ने मिलकर शव को सूटकेस में पैक किया और अल्टो कार से ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस को मौके से मिले सबूतों और गोल बाजार की एक ट्रंक दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी दंपत्ति को रायपुर ला रही है, जहां उनसे पूछताछ के बाद हत्या के पीछे का मकसद साफ हो जाएगा। इस वारदात ने राजधानी के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और पूरे मामले पर पुलिस की आगे की जांच जारी है। जल्द ही इस हत्या से जुड़े अन्य राज भी सामने आ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे कल एक ट्रंक के अंदर में डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस पर से थाना डीडी नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 के रात में मर्ग कायम किया जा कर के उसकी जांच की जा रही थी। अज्ञात मृतक के संबंध में पूछताछ किए जाने, पता तलाश किए जाने पर उसको किशोर पैकरा के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। मर्ग जांच पर अपराध पाए जाने से थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) BNS के तहत में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इस दौरान प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में आइडेंटिफाई हुई। चूँकि ये भागने के फरार में थे, इसलिए दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के माध्यम से इसको दिल्ली में डिटेन किया गया है। यहाँ से पार्टी लेने के लिए भेजी गई है। पार्टी के द्वारा जैसे ही लेकर के रायपुर आया जाएगा, उसमें विस्तृत पूछताछ किया जा करके इसका विस्तृत खुलासा किया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।